नमस्कार, सवाल आपका देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शमशेर सिंह। रूस और यूक्रेन के बीच जारी तनाव के बीच अब युद्ध की आशंका बढ़ती जा रही है। रूस ने यूक्रेन को तीन तरफ से घेर लिया है, वहीं दूसरी तरफ अमेरिका और ब्रिटेन समेत नाटो देशों ने भी यूक्रेन की मदद के लिए सैन्य सहायता भेजना शुरू कर दिया। यूक्रेन के राष्ट्रपति ने अपने फेसबुक पोस्ट पर लिखा कि कल यानी 16 फरवरी को रूस यूक्रेन पर हमला कर सकता है। रूस यूक्रेन के बढ़ते विवाद के बीच भारत ने भी यूक्रेन में पढ़ रहे अपने छात्रों को यूक्रेन छोड़ने का आदेश दिया, विशेष तौर से उन छात्रों को जिनका यूक्रेन में रहना जरूरी नहीं है। ऐसे छात्रों को अस्थायी रूप से देश छोड़ने के लिए कहा है। लेकिन बड़ा सवाल यही कि क्या कल यानी 16 फरवरी को रूस यूक्रेन के साथ जंग की शुरुआत कर सकता है। रूस ने यूक्रेन की सीमा पर 1.25 लाख के करीब सैनिक तैनात किए हैं और इसके साथ ही रूस ने टैंक, भारी हथियार और मिसाइलें भी तैनात कर दी हैं। रिपोर्ट के मुताबिक रूस ने यूक्रेन को तीन ओर से घेर लिया है। वहीं अमेरिका का कहना है कि 16 फरवरी को यूक्रेन पर हमला हो सकता है। अमेरिका और यूरोपीय देशों की ओर से रूस पर प्रतिबंध लगाने की चेतावनी दी गई। रविवार को अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से बातचीत भी की थी। यूक्रेन के साथ अमेरिका, ब्रिटेन समेत यूरोपीय देशों और नाटो ये साथ हैं। यूक्रेन के रक्षा मंत्री ओलेस्की रेजनिको ने ट्वीट कर कहा कि अभी तक 1500 टन की सैन्य सामग्री हमें मिली है। इसमें हथियार, ग्रेनेड और गोला बारूद जैसी सैन्य सामग्री शामिल है। लेकिन अहम सवाल ये कि रूस और यूक्रेन के बीच बने ताजा हालात की मुख्य वजह क्या है, जिस पर हम ग्राफिक्स के माध्यम से एक नजर डालते हैं। गैस पाइपलाइन रूस और यूक्रेन के बीच तनाव की मौजूदा वजह मानी जाती है। 2014 तक रूस पाइपलाइन से गैस सीधे यूरोप तक भेजता था। जिन देशों में यह पाइपलाइन गुजरती थी, रूस उन्हें ट्रांजिट फीस देता था। करीब $33 बिलियन ट्रांजिट फीस यूक्रेन को भी देता था रूस। यह ट्रांजिट फीस यूक्रेन के सालाना बजट का करीब 4% है। बड़ी बात यह 2014 के बाद रूस के यूक्रेन के साथ रिश्ते खराब होते चले गए। रूस ने नई गैस पाइपलाइन बिछाने का फैसला किया। नई पाइपलाइन यूक्रेन से होकर नहीं गुजरेगी, यह फैसला रूस ने किया था, जिससे यूक्रेन आर्थिक तौर पर कमजोर हो जाएगा, ऐसा रूस सोच रहा था। रूस ने नॉर्ड स्ट्रीम 2 गैस पाइपलाइन की शुरुआत की। नई गैस पाइपलाइन बनकर पूरी तरह से तैयार हो चुकी है। रूसी कंपनी गैज़प्रोम को यूरोपियन रेगुलेटर्स की मंजूरी का इंतजार है। यूरोपियन रेगुलेटर्स से मंजूरी के बाद गैस की सप्लाई शुरू हो जाएगी। नई गैस पाइपलाइन यूक्रेन के साथ नए विवाद की मुख्य वजह और इसके साथ एक बड़ी वजह यह कि रूस लगातार इस बात को लेकर विरोध करता रहा कि यूक्रेन नाटो का सदस्य बने। लेकिन इस बीच खबर यह भी आ रही है कि यूक्रेन पर रूसी हमले की बढ़ती आशंकाओं के बीच रूस के रक्षा मंत्रालय की तरफ से एक बड़ा बयान सामने आया। रूस ने कहा कि यूक्रेन की सीमा पर तैनात कुछ सैन्य टुकड़ियां अपने ठिकानों पर वापस लौट रही हैं। लेकिन क्या यह पहल काफी है या हालात अभी चिंताजनक बने हुए? इसी को लेकर कुछ सवाल हैं, जिन सवालों पर आज हम सवाल आपका में चर्चा करने वाले हैं। एक एक करके सवाल आपको दिखाते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। रूस यूक्रेन के बीच तनाव जारी, क्या 16 फरवरी भारी पड़ने वाली है? क्या ऐसा होगा कि युद्ध होगा? बड़े पैमाने पर सैनिक तैनात है, क्या तीसरे वर्ल्ड वॉर के हालात बन रहे हैं? जिस तरीके से स्थितियां बन रही हैं, दिखेगा तेल की कीमतों का कहर, भारत पर इसका असर क्या होगा? यह बड़ा सवाल है। और रूस लिखेगा युद्ध की इबारत, लेकिन भारत किसके साथ जाएगा? यह भी महत्वपूर्ण सवाल है, जिस पर आज हम चर्चा करेंगे। रूस और यूक्रेन के बीच जिस तरह से परिस्थितियां इस वक्त बन रही हैं, उससे ऐसा लग रहा है कि दोनों देशों के बीच स्थितियां बहुत ज्यादा नाजुक दौर से गुजर रही हैं। और ऐसे में क्या रूस यूक्रेन पर हमला कर सकता है और उस हमले के असर क्या पड़ेंगे? भारत किसके साथ जाएगा? बड़ा सवाल यही है। और उसका दूसरा पहलू यह भी है कि दो महत्वपूर्ण कारण माने जाते हैं। एक, उस गैस पाइपलाइन की बात कर रहे हैं जिसको लेकर रूस ने तैयारी शुरू कर दी है, और दूसरा, नाटो देशों के साथ ना जाए यूक्रेन, इसको लेकर लगातार रूस दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है। अब ऐसी स्थिति में यूक्रेन के साथ रूस का व्यवहार कैसा होगा? और अगर रूस की तरफ से यूक्रेन के खिलाफ कोई हमला बोला जाता है तो नाटो देशों की प्रतिक्रिया क्या होगी, जिसमें अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी जैसे देश भी शामिल हैं? इस पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ दोनों खास मेहमान आज इस चर्चा में जुड़े हैं। AK मिश्रा विदेशी मामलों के जानकार हैं। मिश्रा जी, बहुत स्वागत है आपका खबर फास्ट पर। और ब्रिगेडियर विनोद दत्ता मेरे साथ डिफेंस एक्सपर्ट हैं। दत्ता साहब, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। दोनों मेहमानों को स्क्रीन पर लाया जाए, उसके बाद चर्चा में आगे बढ़ेंगे। पहले दत्ता साहब आपके पास आना चाहूंगा। अभी जो स्थिति है
वो क्या इशारा कर रही है? दो महत्वपूर्ण कारण तो मैंने बताया कि ये युद्ध के हो सकते हैं। पहला, गैस पाइपलाइन जो पहले से ही कहीं ना कहीं चर्चा का विषय बनी हुई, और नाटो सदस्य ना बन जाए यूक्रेन, ये भी लगातार जो है रूस दबाव बना रहा है। इसके अलावा कौन से कारण आपको दिखते हैं? और फिलहाल स्थिति क्या है? क्या 16 फरवरी को रूस जो लगातार चिंता जताई जा रही यूक्रेन की तरफ से, अमेरिका की तरफ से, यूक्रेन पर निशाना साध सकता है? दत्ता साहब। देखिए शमशीर जी, जय हिंद। जैन सर। बड़े अच्छे सवाल आपने पूछे हैं। जी। क्योंकि ये देखिए, यूक्रेन एक ऐसी स्ट्रेटेजिक लोकेशन पे है, और जिस तरह से उसका रुझान नेटो की तरफ देखा जा रहा है, जी। या इस तरह के कुछ वार्ताएं हुई हैं नेटो कंट्रीज में और यूक्रेन में, तो रूस ये नहीं चाहता कि अमेरिका की वहाँ प्रेजेंस नेटो के रूप में वो हो। और जिस तरह का झुकाव यूक्रेन का नेटो की तरफ है, तो रूस ये कतई नहीं चाहता कि वो उसके बैकयार्ड में आके अमेरिका वहां बैठ जाए। दूसरी चीज आप ये देखिए, क्योंकि आर्थिक क्योंकि ये सारी जो दुनिया में जो उथल पुथल हो रही है, ये इसके माली जो रीजंस हैं, या जो उसके इकोनॉमिक रीजंस हैं, वो बड़ा एक काम है। जैसा अक्सर सुनने में आता है कि देखिए, ऑयल इज न्यू डेटा। आजकल सारा जो, क्योंकि आपने तीसरे विश्व युद्ध की बात की, तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अगर तीसरा विश्व युद्ध होता है तो वो तीन चीजों के ऊपर होगा। और दीज एक्रोनिम है फ्यूल, एनर्जी एंड वाटर। क्योंकि ये तीन मुद्दे हैं, ये तीन ऐसे संसाधन हैं जिनके ऊपर विश्व युद्ध होगा। लेकिन आप ये देखिए, क्योंकि रूस ने एक प्रोएक्टिव स्टांस लिया है। रूस ये नहीं चाहता कि नेटो कोई उसे सरप्राइज कर दे। और रूस ने जिस तरह से 2014 में क्रीमिया को एनेक्स कर लिया, तो वो इस तरह की, क्योंकि इंटेलिजेंस थी एजेंसीज द्वारा कि रूस हो सकता है आक्रमण करके यूक्रेन पे भी कब्जा कर ले, तो उस पे प्रीएम्प्ट करने के लिए जो नेटो फोर्सेस हैं उन्होंने, और क्योंकि नेटो फोर्सेस का जो मुखिया है वो अमेरिका है, क्योंकि तकरीबन 28 कंट्रीज इसमें आती हैं और 22 को अमेरिका सपोर्ट करता है। तो अमेरिका ये चाहता है कि उसकी जो प्रेजेंस है, क्योंकि वो चाहता है कि यूक्रेन नेटो जो ब्लॉक है उसका सदस्य बने, जिससे वहां चाहे वो कोवर्ट या ओवर्ट प्रेजेंस अमेरिका की रहे। रशिया बिल्कुल नहीं चाहता। इसीलिए रशिया ने, आप देखिए, करीब 1,30,000 ट्रुप्स स्टेज फॉरवर्ड किए हैं। और कल का दिन काफी महत्वपूर्ण है। जिस तरह की रिपोर्ट्स आ रही हैं, जिस तरह की खबरें आ रही हैं कि हो सकता है रशिया वहां कोई ऑफेंसिव लॉन्च करे, पर मुझे नहीं लगता, क्योंकि अब इतना ज्यादा एक्सपोजर हो चुका है या ट्रुप्स का डिप्लॉयमेंट हो चुका है, क्योंकि करीब 10 जो एयरक्राफ्ट वर्थ ऑफ जो साइन्यूज ऑफ वॉर हैं वो यूक्रेन में अमेरिका ने डंप कर दिए हैं। ब्लैक सी में जिस तरह से जो वेसल्स हैं या जो पानी के जंगी जहाज हैं वो वहां प्रेजेंट हैं या वो अपना वहां गश्त लगा रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि सिचुएशन कल एस्केलेट होगी। जी, बहुत अहम बात है। एक दर्शक मेरे साथ जुड़े नीतीश हैं कुरुक्षेत्र से। नीतीश जी, बहुत स्वागत है आपका। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग नीतीश। चलिए, संपर्क नीतीश के साथ टूट गया है। मैं मिश्रा जी आपसे पूछना चाहूंगा कि ये स्थितियां अगर बनती हैं तो ऐसे में भारत की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है। अभी तक जो भारत की स्थिति है, मैं देख पा रहा हूं कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में रूस के खिलाफ अमेरिका जो प्रस्ताव लेकर आता है, लेकिन ये प्रस्ताव जब इसमें बात आती है तो मतदान से भारत अलग हट जाता है। एक सवाल ये सामने आया। दूसरा ये कि जो आर्थिक प्रतिबंध का पक्षधर भारत नहीं है, अगर रूस के ऊपर जो यूरोपियन कंट्रीज किसी तरह के प्रतिबंध लगाते हैं, तो ऐसी स्थिति में अब 2 एग्जाम्पल भारत सेट कर चुका है, लेकिन उसके बाद भी अगर ऐसे हालात बनते तो भारत की स्थिति क्या होगी? देखिए, भारत इस वक्त दोनों ही तरफ से, मतलब उसके संबंध अमेरिका नाटो से भी अच्छे हैं और रशिया से तो ऐतिहासिक जो है मित्रता रही हुई है जी। तो भारत क्या, बल्कि पूरी दुनिया जो बात बार बार ये चल रही है कि थर्ड वर्ल्ड वॉर हो जाएगा, ऐसा नहीं है। फोर्स देना एक डिफरेंट चीज होती है। रशिया के अपने इंटरेस्ट हैं जो कि पॉलिटिकल इनसिक्योरिटी उसके अंदर डेवलप हो रही है कि नाटो की प्रेजेंस होगी वहां पे, अमेरिका की प्रेजेंस होगी, और हमेशा से अमेरिका और रशिया में
कोल्ड वॉर चलता ही रहा है, या फिर सबसे बड़ा जो रिसोर्स है, रसिया के ऊपर ऑलरेडी बहुत सारे प्रतिबंध लगे हैं, तो उनकी इनकम का सबसे बड़ा रिसोर्स फ्यूएल है, जिसमें कि गैस है और उसके साथ साथ ऑयल और ये सारी चीजें हैं। बहुत बड़ा उत्पादक देश है और बहुत बड़ा एक्सपोर्टर भी है जी। तो नाटो वगैरह भी ये जानते हैं कि अगर रशिया से हम वर्ल्ड वॉर करते हैं तो नाटो के या यूरोपियन कंट्रीज की जो सप्लाई है गैस वगैरह की, वो बहुत बुरी तरीके से प्रभावित होगी, पेट्रोलियम और गैस वगैरह की। भारत का जो यहाँ पे रोल है, डेफिनेटली भारत हमेशा से ही शांति प्रिय रहा है और क्योंकि दोनों खेमों में उसकी अच्छी पकड़ है, तो मुझे नहीं लगता है कि कोई भी देश हो, थर्ड वर्ल्ड वॉर की वगैरह की कोई स्थिति नहीं है। ये एक गेस्चर प्रेशर बनाने के लिए दोनों लोग कर रहे हैं। ऐसे ही चाइना और अमेरिका के कॉन्फ्लिक्ट में पूरी मीडिया चिल्ला रही थी कि कल शुरू हुआ, परसों शुरू हुआ। अमेरिका ने जो ये बयान दिया है कि शाम तक ये अटैक हो जाएगा, अगर कॉन्फ्लिक्ट ये होगा तो रसिया और यूक्रेन के बीच में होगा, और इतना मान लीजिए अमेरिका या नाटो फोर्सेस बीच में नहीं आएंगी। अगर बीच में आएंगी तो सैंक्शंस लगाना, ये सब चीजें करना वो होगा। इसके पहले भी हुआ। मैं एग्जाम्पल दूंगा, एक भी एग्जाम्पल मुझे बता दीजिए जब से ये नाटो वगैरह बनी है, अमेरिका वगैरह, कि नाटो और अमेरिका की फोर्सेस ने कभी भी रशिया के ऊपर एक गोली नहीं चलाई और रशिया ने भी वही किया। एक विवाद बढ़ते बढ़ते जा करके टेबल टॉक पे आकर के खत्म हो जाता है। इसके पहले भी क्रुश्चेव वगैरह जब वहाँ के राष्ट्रपति थे तो न्यूक्लियर का बहुत बड़ा विवाद बढ़ा था, वो भी जाके ये हुआ, अब वर्ल्ड वॉर हुआ तब हुआ, लेकिन वो जाके टेबल टॉक से वो एक समझौता होकर खत्म हो गया। रशिया यहाँ अपने इंटरेस्ट को डेफिनेटली जो है प्रोटेक्ट करेगा, उसके लिए एक छोटी मोटी झड़प, प्रेशर बनाना, ये सब होगा। अमेरिका ऐसा कुछ, देखिए चाइना के रोल में अमेरिका ने कितना जो है हॉट जेस्चर दिया था वहां पे मिलिट्री के, आपने ये सब भेजे। रशिया में वो उतना नहीं कर रहा है, दोनों को ही पता है। तो ये मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत ये इस तरीके से प्रेशर, गुटबंदी वगैरह होगी, फिर पॉलिटिकल टेबल पे जा करके कोई समझौता निकलेगा और ये समझौता रशिया अपने फेवर में करवाएगा कैसे भी करके, क्योंकि रशिया के लैंड पे आके रशिया से लड़ना अमेरिका वगैरह के लिए बहुत खतरनाक है। ये बहुत अहम बात आप कर रहे हैं मिश्रा साहब, बहुत अहम बात आप कर रहे हैं कि रशिया के खिलाफ लड़ाई लड़ना और उसी की धरती पर आकर, उसी माहौल में जिसमें यूक्रेन एक ऐसा देश, वो तीन तरफ से जिस तरह से घिरा हुआ है रशिया से, अब ऐसी स्थिति में अगर ऐसी हालात, ऐसे चिंताजनक हालात बनते हैं तो फिर उसकी जो जद में कौन कौन से देश आएंगे ये भी देखना दिलचस्प होगा। दत्ता साहब, मैं आपसे पूछूंगा, एक दर्शक मेरे साथ जुड़े इस बीच, रणबीर है रोहतक से। रणबीर जी, बहुत स्वागत है आपका। शमशेर जी नमस्कार। सर नमस्कार। शमशेर जी, हमारा मानना है कि युद्ध नहीं होगा और होना भी नहीं चाहिए जी, क्योंकि युद्ध के कभी फायदे नहीं होते, चाहे वो गृह युद्ध हो, चाहे वो विदेश दूसरे देशों का युद्ध हो, क्योंकि युद्ध से आर्थिक स्थिति देश की बिल्कुल खराब हो जाती है जी। और हमारे तरफ से, हमारे भारत की तरफ से न्यूट्रल रहना चाहिए, क्योंकि अमेरिका से आज हमारे इतने संबंध नहीं है। हमारा साथ दिया तो रूस ने दिया है, रूस ही हमारा वफादार दोस्त है, लेकिन हमारे देश को न्यूट्रल रहना चाहिए जी, तटस्थ रहना चाहिए। अमेरिका में नारा दिया था कि अब की बार ट्रंप सरकार, और आज बाइडेन सरकार है, तो बाइडेन हमारा साथ नहीं देगा जी। और जैसे हमारे छोटे देश थे, आज वो भी हमारे साथ में खिसकते जा रहे हैं। हमारे ब्रिगेडियर साहब बैठे हैं, नेपाल वगैरह के प्रधानमंत्री तो भारत में ऐसे ही घूम के चले जाते थे, आज उनके स्वागत में हमारे कारपेट बिछाने पड़ते हैं। हमारी विदेश नीति बिल्कुल खराब हो चुकी है जी। चलिए, बहुत शुक्रिया रणबीर जी, आपने अपने तरीके से जो बातें रखी हैं। दत्ता साहब, जरा ये समझने की कोशिश करेंगे आपसे कि ये मान लिया जाए कि वर्ल्ड वॉर की स्थिति नहीं बनती है, लेकिन उसके बाद भी दबाव की रणनीति लगातार रूस की तरफ से अभी इस माहौल को देखते हुए लग रहा है कि बनाने की कोशिश की जा रही है। और जैसे कि मिश्रा जी कह रहे हैं कि ऐसा नहीं होगा कि किसी भी तरीके से अमेरिका या नाटो ये सब मिलकर रशिया के ऊपर किसी तरीके की हमले की रणनीति बनाएंगे। ऐसा तो नहीं होगा कि आने वाले दिनों में यूक्रेन जो है वो रशिया का पार्ट हो जाएगा, इसी तरीके की स्थितियां बनी रही तो? देखिए शमशेर जी, प्रेशर तो अच्छा, उससे पहले मैं ये बताऊंगा, रणबीर साहब ने बड़े अच्छे पॉइंट रखे, उनका बड़ा धन्यवाद। और शमशेर जी, मैं ये आपको बता देना चाहता हूं कि भाई प्रेशर तो रशिया पे है, क्योंकि अगर यूक्रेन में आके अमेरिका बैठ जाता है या यूक्रेन नेटो की पाले में चला जाता है तो प्रेशर रशिया पे है, क्योंकि रशिया के बैकयार्ड में आके अमेरिका बैठ जाएगा जी। दूसरी चीज देखिए, अगर रशिया को इस तरह से कोई ऑपरेशन करना था या उसका एनेक्सेशन करना था
या अपनी प्रेजेंस वहां दर्ज करानी थी, जैसे उसने क्रीमिया के साथ किया 2014 में, ऐसे ही उसको एक स्विफ्ट ऑपरेशन करना चाहिए था। इतने ड्रम बीटिंग की या सेबर रेटलिंग की क्या जरूरत थी। तीसरी चीज ये देखिए कि अमेरिका ये बिल्कुल नहीं चाहेगा कि जो देखिए अब दो तरह के ब्लॉक्स उभर के आ रहे हैं या दो तरह के समीकरण उभर के आ रहे हैं विश्व में। एक है अमेरिका सेंट्रिक, दूसरा है चाइना सेंट्रिक। और रशिया का जिस तरह से झुकाव चाइना की तरफ है, आपने देखा होगा एक शिखर वार्ता हुई थी जिसमें पुतिन और शी जिनपिंग की बातचीत हुई थी, तो वो ये दर्शाता है कि चाइना भी अपना परोक्ष या डायरेक्ट या इनडायरेक्ट वे में पूरा सपोर्ट करेगा रशिया को, क्योंकि वो नहीं चाहता कि अमेरिका का वर्चस्व रहे जी। और अमेरिका एज इट इज सुपर पावर के डाउनहिल पे है। तो ये जो समीकरण बन के आ रहे हैं, और अमेरिका की ये पूरी कोशिश रहेगी कि ये जो समीकरण जो बन रहा है या जो कोल्यूशन बन रहा है, जिसे साइनो रशियन कोल्यूशन कह रहे हैं लोग, वो कहीं मजबूती ना धारण कर ले। तो अमेरिका पूरा जोर लगाएगा। तीसरी चीज इसमें यह है कि देखिए अमेरिका की माली हालत भी काफी खस्ता है। 975 बिलियन डॉलर्स वो 20 साल उसने अफगानिस्तान में लगाए, हासिल क्या हुआ? कुछ नहीं। अमेरिका के जो सिटीजन्स है या जो उसकी गवर्नमेंट है या हुकूमत है, वहां उस पर काफी प्रेशर है। जो प्रेजेंट एडमिनिस्ट्रेशन है उसकी काफी मजम्मत हो रही है, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने अफगानिस्तान से विड्रॉल किया। तो अमेरिका ना तो सियासी तौर पे इस चीज के लिए तैयार है, ना माली तौर पे तैयार है। और देखिए जिस तरह से वो फंडिंग कर रहा है नेटो कंट्रीज की, मैंने आपको पहले भी कहा कि 22 कंट्रीज को वो सपोर्ट करता है, तो आप फाइनेंशियली अपने आप को कितना स्ट्रेच करेंगे? आपको ऑपरेशंस देखिए, आजकल युद्ध कोई वो पुराने वाले युद्ध तो रहे नहीं है। इट्स ए वेरी कॉस्टली हॉबी। और दोनों ही देश, चाहे वो अमेरिका हो चाहे रशिया हो, वो इस पोजीशन में नहीं है कि कोई काइनेटिक ऑपरेशन या कोई इस तरह का जो लड़ाई की संभावना, दे कांट अफोर्ड ए वॉर। तो मुझे नहीं लगता कि कल कोई इस तरह की स्थिति होगी। लेकिन हाँ, रशिया डरा हुआ है, क्योंकि रशिया नहीं चाहता कि अमेरिका उसके पिछवाड़े में आके बैठे या उसके बैकयार्ड में आके बैठे, क्योंकि वो उससे क्या होगा कि जो रशिया की जो अपनी जो उस एरिया में जो वर्चस्व है, उस पे उसकी जो साख है, उस पे बट्टा लगने की काफी उम्मीद है। जी वर्षा जी, आपसे पूछूं मैं, अभी जो बात सामने आ रही थी कि भारतीय दूतावास की तरफ से जो उन छात्रों को भारत लौटने के लिए कहा गया है, जो वहां पर पढ़ते हैं, इनकी तादाद करीब 20,000 के आसपास है, उनकी इस वक्त जो स्थिति है वो बहुत, मैं ये कहूँ कि सहमे से वो छात्र हैं, ऐसी खबरें सामने आ रही हैं, डरे हुए हैं। उनके लिए सरकारी स्तर पर किस तरह की कोशिशें की जानी चाहिए? क्योंकि उनको पढ़ाई के लिए वहाँ पर भेजा गया, पढ़ने के लिए वो लोग वहाँ पर गए, पर अब जो है स्थिति कहने के उनके लिए खराब होती चली जा रही है। उस पर क्या कोशिश होनी चाहिए? नहीं, डेफिनेटली देखिए, जब इस तरह की खबरें आती हैं तो पूरे विश्व में एक मानसिकता होती है कि हर देश अपने नागरिकों को निकालना शुरू करता है। तो अब ये स्थिति, ये टर्मोइल कितने दिन तक चले? हो सकता है 1 हफ्ते में सुलझ जाए, या हो सकता है महीना भर हो जाए, या हो सकता है झड़प वगैरह, अटैक वगैरह शुरू हो जाए। तो वो कोई भी देश है वो इमीडिएटली इवैक्यूएट करता है, अपने सिटीजन्स को नोटिफिकेशन जारी कर देता है कि आप लोग छोड़ दें, और वहाँ की कंट्री भी कर देती है कि भाई स्थिति अच्छी नहीं है, विदेशी लोग चले जाए। जैसे कि अमेरिका ने भी शायद सलाह दे दिया है, टूरिज्म और इन सब की गाइडलाइन आ गई है। भारत सरकार अपने आप में बहुत सक्षम है, शांति का हो या कोई आपदा का समय रहा हो या युद्ध का समय रहा हो, अपने नागरिकों के लिए बहुत संजीदा रही है। और भारत सरकार भी जितने जल्दी से जल्दी एक्ट कर रही है उस पर वापस बुलाने के लिए, ये शुरू कर देंगे और सब सारे स्टूडेंट को सेफली निकाल लेंगे। जब ये टर्मोइल समाप्त हो जाएगा तो अगेन ठीक है, सेशन थोड़ा लेट हो सकता है, लेकिन वो फिर से सारी चीजें वहां पे जाकर के शुरू हो जाएंगी। तो ऑप्शन एक ही है कि टर्मोइल शुरू हो सकता है और गहरा सकता है संकट, या हो सकता है सॉल्व हो जाए। तो इस संकट की घड़ी में तो यूक्रेन या रसिया वगैरह में जहां पे भी कोई स्टूडेंट है, डेफिनेटली सब कुछ डिस्टर्ब है, तो सरकार उनको यहाँ बुला लेगी। तो यही एक ऑप्शन है। इस बीच एक और सवाल मिश्रा जी आपसे मेरा, कि जो नॉर्ड स्ट्रीम 2 गैस पाइपलाइन की बात हो रही है, ये रशिया ने यूरोपियन कंट्रीज को जिस तरह से गैस तेल सप्लाई करने के लिए इसका निर्माण किया है, अब जो पहले से जो पाइपलाइन है जो यूक्रेन से होकर गुजरती है, उसमें लगभग $33 बिलियन ट्रांजिट फीस के तौर पर देना पड़ता है। अब अगर ऐसे हालात बनते हैं
कोई इस तरह की स्थिति बनती है तो उसका भारत के लिए तेल व्यापार पर कितना असर पड़ेगा और कितना ज्यादा लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है अगर इस तरह से स्थितियां कोई बनती है तो? देखिए, गाज़प्रोम जो कंपनी है रसिया की, दुनिया की एक जानी मानी सबसे बड़ी गैस उत्पादक कंपनी है, उसका नाम है गाज़प्रोम जी। ठीक है। मैंने बोला कॉन्फ्लिक्ट क्यों नहीं होगा नाटो वगैरह से, उसके लिए रीजन है कि यूरोपियन यूनियन गैस और इन सब चीजों के लिए रशिया पे बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है और उसके पीछे कारण है, ये ठंडे देश है, यहाँ पे पूरी बिल्डिंग को हीट करने के लिए जो है गैस वगैरह हमेशा बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो कोई भी युद्ध करके एकदम अकाल के कंडीशन पे नहीं पहुंचना चाहेगा। जो इकोनॉमिक बेनिफिट है रसिया को वो डेफिनेटली मिलेंगे कि भाई जो उनको रॉयल्टी वगैरह देनी पड़ती है जिन देशों से गुजरता है और बहुत सारी चीजें, अगर कि यूक्रेन से अगर इनका झगड़ा हो जाए तो यूक्रेन कोई भी पाइपलाइन या रूट, रेलवे, ये सब चीजें वहां से ट्रांसपोर्टेशन नहीं होने देगा। देखिए, मैंने शुरू में ही बोला कि रशिया के ऊपर जो प्रेशर है, एक तो पॉलिटिकल है। पॉलिटिकल ये है कि उसके अपोजिट विचारधारा वाले अमेरिका और नाटो वगैरह आकर के उसके सर पे न बैठ जाए, और दूसरा है इकोनॉमिकल फियर फैक्टर या इंटरेस्ट। तो ये सब इकोनॉमी के फियर फैक्टर में आते हैं कि हमारी गैस की पाइपलाइन, ट्रेड रूट वगैरह कैसे जाएंगे। एक छोटा सा टुकड़ा भी किसी देश को पूरी तरीके से बाधित कर सकता है, स्टॉप कर सकता है। तो ये भी एक फैक्टर है जिसके कारण रसिया किसी न किसी तरीके से प्रेशर बना करके रखेगा ही रखेगा। वॉर नहीं होगी, आप ये लिख के ले लीजिए, एक भी गोली नहीं चलेगी। ये सब डिप्लोमेटिक होगा, इकोनॉमिकली होगा, थोड़ा बहुत होगा तो रसिया और यूक्रेन में होगा। यूक्रेन के ऊपर अगर रसिया अटैक भी करेगा तो बहुत जल्दी से उसको जो भी करना है वो कर लेगा। अमेरिका वगैरह की फोर्सेस नहीं आएंगी, डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट में नहीं उछलेंगे। वो डिप्लोमेटिक कि हम इनकी सप्लाई बंद कर रहे हैं, हम इनको इकोनॉमिक बायकॉट कर रहे हैं। रशिया के ऊपर तो वैसे भी सैंक्शन लगे हुए हैं, कहाँ रसिया मानने वाला है। मिलिट्री माइट तो है ही ना। फाइनेंशियल, देखिए फाइनेंशियल प्रॉब्लम में तो रसिया, यूक्रेन, अमेरिका भी फंसा हुआ है, इवन चाइना भी फंसा हुआ है। तो कहीं से भी कोई भी आदमी ये नहीं चाहेगा कि इतना ज्यादा ओवर एक्सपेंडिचर फिर से वॉर पे किया जाए। अफगानिस्तान में ओवर एक्सपेंडिचर के कारण ही अमेरिका के ऊपर प्रेशर पड़ा, तो उन लोगों ने अपने आप को सीज करना या कम करना शुरू किया कि बहुत ज्यादा मिलिट्री ऑपरेशंस करने के लिए अभी इकोनॉमी फेवरेबल नहीं है। तो ये बहुत सारे ऐसे फैक्टर है और भगवान से दुआ भी यही करनी चाहिए। मैं मानता भी यही हूँ कि एक्टिव वॉर कोई एकदम खुल के वॉर जो होती है वो नहीं होगा। थोड़ा बहुत रसिया और यूक्रेन तक लिमिटेड रहेगा। बाहरी शक्तियां केवल डिप्लोमेटिक वे में जो है उसको यूक्रेन को सपोर्ट दे सकती है। अमेरिका भी जानता है कि यूक्रेन में हमारी प्रेजेंस क्यों होनी चाहिए, वो जानता है। अमेरिका ये भी जानता है कि हम डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि रशिया अगर चाहे तो पूरे ग्लोबल लेवल पे ब्लॉकेड समुद्र में जो ट्रेड रूट है खड़ा कर सकता है। वो ब्लू वाटर नेवी जो है अमेरिका से भी ज्यादा मजबूत रसिया की है, आप ये मान के चलिए। ब्लू वाटर नेवी एक टेक्निकल टर्म है, अब उसको आप देखिएगा तो ब्लू वाटर पावर है रशिया। और अगर वार हुआ ग्लोबल लीडर्स के बीच में तो हर जगह से जो है ब्लॉकेज, वो ट्रेड रूट जितने भी हैं ब्लॉक होंगे, उसका असर दुनिया के सारे देशों पे पड़ेगा। मैं बोलूंगा दो तीन इंटरनेशनल जो सी के ट्रेड रूट हैं, वहां पे नेवी का एक परमाणु युद्धपोत अगर खड़ा हो जाए किसी देश का तो पूरा का पूरा रूट ही ब्लॉक हो जाएगा। पूरी दुनिया में केवल 2-3 ऐसे मेन पॉइंट है कि जहां ब्लॉक कर दिया जाए तो पूरी दुनिया एक दूसरे से कट जाएगी ट्रेड में। तो ये बहुत अहम कारण जो आप बता रहे हैं मिश्रा साहब, जो महत्वपूर्ण बातें आपने बताई हैं, ये आत्मनिर्भरता एक दूसरे देशों की एक दूसरे पर हो गई है। एक दूसरे वैश्वीकरण का जिस तरह से लगातार कल्चर डेवलप हो रहा है, ये देश एक दूसरे पर निर्भर हो गए। ये बहुत से ऐसे कारण हैं जिसके चलते माना जाए कि ऐसी स्थिति नहीं बनने वाली है। और अगर थोड़ा बहुत कुछ होगा तो रशिया के बीच में और यूक्रेन के बीच में होगा। मैं दत्ता साहब आपसे समझने की कोशिश करूंगा कि ये अगर स्थितियां नाजुक, अभी फिलहाल जो 2-3 बातें निकलकर सामने, भारत ने कहीं ना कहीं अमेरिका का सपोर्ट नहीं किया। अब अमेरिका के साथ भारत की जो स्थिति है सरकार बदलने के बाद और सरकार बदलने से पहले, उसके बाद, और रूस के साथ भारत की इस वक्त जो बॉन्डिंग है वो, लेकिन इस बीच में चाइना को भी साथ में शामिल करना चाहूंगा। अब रशिया की और चाइना की अच्छी बॉन्डिंग है, भारत की चाइना के साथ स्थिति बेहतर नहीं है, रशिया के साथ स्थिति अच्छी है, लेकिन अमेरिका के साथ जो सत्ता परिवर्तन हुआ उसके बाद से कहीं ना कहीं एक गैप बढ़ा है। ऐसे हालात में भारत कहां खड़ा पाते हैं? देखिए, भारत, जैसे मिश्रा साहब ने कहा कि भाई भारत एक बिल्कुल मिडिल पाथ फॉलो करेगा, क्योंकि अगर आप सामरिक दृष्टि से देखें या उसके परिदृश्य में देखें तो हमारे करीब 60 से 65% जो इक्विपमेंट है वो ईस्ट यूरोपियन ब्लॉक से आता है, या जो वॉर्सो पैक्ट कंट्रीज है वहां से आता है।
और यूक्रेन से भी हमारे कुछ एरो इंजन्स और इस तरह की सामरिक संसाधन आते हैं। तो भारत ये नहीं चाहेगा कि वो कि रशिया के साथ उसके संबंधों में खटास हो या उसका झुकाव किसी एक सुपर पावर की तरफ हो या किसी मेगा पावर की तरफ हो, क्योंकि उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट हमारे जो इक्विपमेंट मेंटेनेंस है या हमारा जो इक्विपमेंट प्रोफाइल है उस पर होगा। तो भारत बिल्कुल एक नॉन अलाइंड या बिल्कुल मिडिल पाथ वाला जो रवैया है उसको फॉलो करेगा। रही बात बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन की, देखिए जो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने लेगेसी छोड़ी थी, बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने जहां तक करीब 80-90% तक उसी पॉलिसी को फॉलो किया है। तो दूसरी चीज यह है कि भाई अमेरिका के पास भी कोई अब चॉइस है नहीं। जिस तरह से अमेरिका की पावर ड्विंडल होती जा रही है, अमेरिका चीन की जो माइट है, क्योंकि देखिए 2050 तक चीन एक सुपर पावर बन जाएगा और 2050 तक अमेरिकन जो इकोनॉमी है और जो उसकी जो सुपर पावर का जो कटिंग एज है वो काफी ब्लंट होता जाएगा। तो वो अमेरिका भी जानता है कि वो अब चीन को अकेले अपने दम पे नहीं टेक ऑन कर सकता, तो उसे जो विश्व की डेमोक्रेसीज हैं उनका साथ चाहिए। और उसकी वजह से ही ये क्वेड का जो गठन हुआ है, जहां विश्व की 4 बड़ी प्रॉस्परस और बड़ी बड़ी जो डेमोक्रेसीज हैं वो साथ आई हैं। तो अमेरिका भी नहीं चाहेगा कि भारत के साथ उसके संबंध खराब हो, क्योंकि देखिए अगली जो सेंचुरी है शमशेर जी वो एशिया की है। और एशिया की जो अगर तारीख है या जो आगे उसका जो समीकरण जो लिखे जाएंगे या इक्वेशंस बनेंगी, वो भारत के प्रेजेंस या भारत के कोऑपरेशन के बगैर नहीं हो सकता। चीन को यह मालूम है कि भारत अब कोई छोटा सा पुश ओवर नहीं है कि भैया आपने उसको थोड़ा धक्का दिया और वो साइड में हो गया जी। तो या तो चीन भारत को साथ लेके चले या चीन अकेला ही चलेगा। तो लेकिन अकेला चल के चीन कोई बहुत ज्यादा जल्दी एक सुपर पावर नहीं बन सकता। ये उसके सामने रुकावटें लगती हैं, क्योंकि चाइना को भी ऐसा महसूस हो रहा होगा इस वक्त की जो परिस्थितियां जिस तरह से वैश्विक स्तर पर बदल रही हैं, उसमें भारत की जो मौजूदगी महत्वपूर्ण हो जाती है और भारत को दरकिनार करके चाहे रशिया है, चाइना या अमेरिका है, वो आगे नहीं बढ़ सकते। ये आपका मानना है। मिश्रा साहब बहुत शुक्रिया आपका, दत्ता साहब आपका भी चर्चा में जुड़े, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। आज चर्चा हम इसी मामले पर कर रहे थे कि जो रशिया के बीच में यूक्रेन के बीच में हालात तनावपूर्ण बने, उसको लेकर चर्चा इसलिए अहम हो जाती है क्योंकि 2-3 ऐसी ट्वीट सामने आए, 2-3 ऐसे पोस्ट सामने आए जिससे ये लग रहा था कि 16 फरवरी यानी कल रशिया पर अटैक, माफ कीजिए, रशिया अटैक कर सकता है यूक्रेन पर। लेकिन दोनों एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़े, दोनों का मानना था कि ऐसा कुछ होने वाला नहीं है, वर्ल्ड वॉर की स्थिति बिल्कुल नहीं है। और अगर थोड़ा बहुत कुछ भी होता है तो वो रशिया यूक्रेन पर अपनी तरफ से अपने तरीके से अटैक करेगा, लेकिन वो बहुत बड़े स्तर पर नहीं होगा। पर इतना भी जरूर है कि अगर यूक्रेन पर रशिया की तरफ से अटैक किया जाता है तो फिर नेटो कंट्रीज की जहां तक बात आती है, इसमें अमेरिका भी है, ब्रिटेन भी है, वो यूक्रेन की मदद करेंगे। यूक्रेन की मदद के लिए कुछ ऐसे वैश्विक प्रतिबंध भी जो है वो लगाए, यूरोपियन कंट्रीज की तरफ से कुछ प्रतिबंध भी लगाए जा सकते हैं रशिया पर, जिससे उसके व्यापार पर असर पड़ेगा। अब सारे के सारे देश, जितने भी देश हैं, वो आज एक दूसरे पर इतने ज्यादा निर्भर हो गए हैं कि बहुत बड़े युद्ध की गुंजाइश बचती नहीं है, बहुत बड़े युद्ध को लेकर आशंका बनती नहीं है। लेकिन जरूरत इस बात की आन पड़ी है कि सभी देश एक दूसरे का सपोर्ट करके आगे बढ़ें, तो ऐसे हालात बिल्कुल पैदा ना हो, एक दूसरे का मान सम्मान रखें, देश छोटा है बड़ा है इस पर न जाकर के। लेकिन फिलहाल स्थिति है कि ऐसा कुछ बड़ा होने वाला नहीं है, अभी तक इस चर्चा में यही निकलकर सामने आया। फिलहाल मेरे साथ इतना ही, आप देखते रहिए खबर फास्ट। नमस्कार।